हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अपनी कक्षा। और मैं शर्मा आपको पढ़ाने वाला हूँ C++। तो हम पार्ट 2 पे आगे आ चुके हैं। एसक्यूएल डेटाबेस हमने कवर कर लिया है लास्ट वीडियो में, जिसने नहीं देखा वो जाकर देख सकता है। पार्ट 1 पूरा हो चुका है, तो अगर आपको पार्ट 1 भी करना है तो पार्ट 1 का आपको सारे वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी। तो आज हमारा टॉपिक है बूलियन अलजेब्रा। तो स्टार्ट करते हैं बूलियन अलजेब्रा से। बूलियन अलजेब्रा में आपके थोड़े ही टॉपिक हैं और इसके कुछ ही टाइप के क्वेश्चन है। मैं उन क्वेश्चंस पे फोकस रख के आपको ये प्रिपेयर करूँगा। पहले हमें समझना होगा बूलियन क्या होता है, फिर ट्रुथ टेबल्स, लॉजिक, ये सारा बेसिक्स चलेगा। थ्योरम्स तक आपका बेसिक है, फिर कैनोनिकल फॉर्म करना हो, मैप के मैप, ये आपके जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यही आते हैं, इसके अलावा कुछ पूछते ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि ये बूलियन अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो इसमें बूलियन का क्या मतलब है। ठीक है, बूलियन क्या है, ये वर्ड का मतलब क्या है। तो बूलियन वर्ड आया है बूल से, और बूल का मतलब होता है लॉजिक। ठीक है, लॉजिक वाली अलजेब्रा। तो एक्सप्रेशन विच कैन ओनली हैव ट्रू और फॉल्स एज आंसर्स, वो हमारे बूलियन एक्सप्रेशंस होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू वांट टू अचीव इन लाइफ, इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, कोई कुछ भी बोल सकता है। लेकिन इज टॉम अ टॉल बॉय, इसके सिर्फ दो ही आंसर पॉसिबल है, यस और नो। ठीक है, तो जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है ये हमारी एक बूलियन स्टेटमेंट है, बूलियन एक्सप्रेशन है एक, और ऊपर वाला एक बूलियन एक्सप्रेशन नहीं है। तो हमें सिर्फ उन पर फोकस करना है जो बूलियन है, जिसका आंसर सिर्फ यस या सिर्फ नो हो सकता है। और अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज में देखा जाए या तो ट्रू या ओनली फॉल्स आंसर हो सकता है। तो हमें उन स्टेटमेंट्स पे ध्यान देना है। तो ट्रुथ टेबल ऑफ बूलियन एक्सप्रेशंस। तो मैं यहाँ पे एक बूलियन एक्सप्रेशन लिखता हूँ नॉर्मल सा, लाइक राम विल स्टडी हार्ड। तो क्या एक बूलियन एक्सप्रेशन है? यस, क्योंकि इसके यस और नो आंसर हो सकते हैं, या तो पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। तो एक बूलियन एक्सप्रेशन है। तो अब ट्रुथ टेबल क्या होता है? ट्रुथ टेबल के अंदर हम इसकी ट्रुथ वैल्यूज रखेंगे। ट्रुथ वैल्यूज मतलब कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो एक ट्रुथ टेबल बनाते हैं। मान लेते हैं ये जो है ये, इसको मैंने एक सिंबल से डिनोट कर दिया एक्स से। तो एक्स की क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं वो एक्स की टेबल में आ जाएगा। एक्स की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? दो ही वैल्यू हो सकती है, ट्रू या फॉल्स। तो ट्रू या फिर फॉल्स। तो ये एक्स की ट्रुथ टेबल हो गई, इसमें उसकी ट्रुथ वैल्यूज है। ठीक है, तो इसके दो ही आंसर थे पॉसिबल। तो जो इसके कॉम्बिनेशंस हैं, जो पॉसिबल सारे कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे हमें लिखने हैं। तो ये हमारी ट्रुथ टेबल कहलाएगी। लेकिन ये जो होते हैं हम इसे ट्रू और फॉल्स नहीं लिखते, हम इसको 1 और 0 की फॉर्म में लिखेंगे। तो जहाँ पर 1 रिप्रेजेंट करेगा ट्रू और 0 रिप्रेजेंट करेगा फॉल्स। तो ये हमारी ट्रुथ टेबल बन गई। अब ये तो होगा सिंगल स्टेटमेंट का केस। अब एक और स्टेटमेंट लेके चलते हैं ज़रा। ही विल बाय एन आईफोन। ठीक है, मान लेते हैं किसी को आईफोन खरीदना है। तो इसकी क्या ट्रुथ वैल्यूज बन सकती है, इसकी क्या टेबल बन सकती है? इसके भी दो पॉसिबल केस हैं, यस और नो, या तो खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। ये लो, आईफोन की ट्यून भी बच गई। तो इसके फॉल्स या ट्रू। तो हम पहले फॉल्स केस लेके चलते हैं, यानी 0 और 1, इन दोनों के अलावा इसके और कोई केस नहीं हो सकते। अब चलते हैं मल्टीपल स्टेटमेंट पे। मल्टीपल स्टेटमेंट जैसे कि अगर मैं यहाँ पर दो स्टेटमेंट लूँ तो मैं दो स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, एक्स और वाई। तो मैंने यहाँ पे दो केस ले लिए। अगर राम पढ़ाई करेगा ही विल गेट, इसको अगर भी ना हटाएं, अब नॉर्मली पढ़ें कि राम पढ़ाई करेगा और 95+% लाएगा। तो इससे क्या केसेस हो सकते हैं? तो अब ये 2 स्टेटमेंट है, तो ये दोनों इधर आएंगे। तो इसके आप सोचोगे तो कितने केसेस बन सकते हैं? पहला कि राम ने पढ़ाई भी करी और उसके 95+ भी आए, या फिर ना उसने पढ़ाई करी ना उसके 95+ आए। तीसरा केस क्या हो सकता है कि उसने पढ़ाई करी लेकिन फिर भी 95+ नहीं आए। और चौथा केस क्या हो सकता है? पढ़ाई नहीं करी और जब भी 95+ आ गए। तो 4 केस बन गए। तो वही 4 केस हमें यहाँ लिख लेने हैं। पहला क्या है कि ना, इसको मैं टेबल में बना लेता हूँ। तो पहली वैल्यू क्या हो सकती है? ना पढ़ाई करी ना 95+ आए, तो 0 0 यानी दोनों फॉल्स। दूसरा क्या हो सकता है? ना पढ़ाई करी और जब भी 95+ आ गए। तीसरा केस क्या हो सकता है? पढ़ाई करी और जब भी 95+ नहीं आए। पढ़ाई करी और 95+ नहीं आए। और चौथा जो आइडियल केस होता है ये कि पढ़ाई करी और 95+ आ गए। तो ये हमारी ट्रुथ टेबल बन गई। तो ट्रुथ टेबल या तो आप ऐसे सोच सकते हो। अब आगे आपको बार बार ऐसे नहीं सोचना, आगे बस आपको 2 0 1 1 2 0 2 1 1 0 1 1 1 0 1 1। अगर ट्रिपल का केस होगा उस केस में कैसे बनेंगे हम ट्रुथ टेबल? अब एक केस और लेके चलते हैं। इसमें हम तीसरा केस डाल देते हैं जेड, कि हिज पेरेंट्स तो इसमें तीसरी स्टेटमेंट क्या जुड़ गई है? हिज पेरेंट्स विल बाय हिम एन आईफोन। तो अब इन तीनों स्टेटमेंट की ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी? तो हम इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तो पहला केस क्या हो सकता है
कि उसने पढ़ाई करी, उसके 95 प्लस आ गए और उसको फ़ोन दिला दिया, ये बेस्ट केस है। लेकिन आपको पता है एक केस नहीं बनने वाला, बहुत सारे केस बनने वाले हैं। तो ट्रुथ टेबल कैसे बनानी थी, मैंने बताया था 2021 1011 1011। तो अब यहाँ क्या कर देंगे, पहले 4041, फिर 2021 2021, फिर 1011 1011 1011 1011। तो ये हम जब बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन वगैरह पढ़ के आए थे तो आता था। तो मैं कर देता हूँ यहाँ पर पहले 40, फिर 41 20 21 20 21 1011 1011 1011 1011। तो अब इन सब का मतलब क्या है, पहला मतलब तीनों फॉल्स, कि पढ़ाई भी नहीं करी, 95 प्लस भी नहीं आए और उसको आईफोन भी नहीं दिलाया। तो ये वर्स्ट केस है बच्चे के लिए, वर्स्ट बच्चा है, ना पढ़ाई कर रहा ना कुछ चाहिए भी नहीं उसको। तीसरा क्या है, ना पढ़ाई करी ना 95 प्लस आए और जब भी आईफोन दिला दिया। ये तो हम जैसों के लिए नाइंसाफ़ी वाला केस है, मतलब ना पढ़ाई कर रहा है ना मार्क्स आ रहे, फिर भी उसको आईफोन दिला रहे हैं, हद हो गई यार। नेक्स्ट क्या है, पढ़ाई नहीं करी और 95 प्लस आ गए और उसको आईफोन भी नहीं दिलाया। तो ये तो अजीब सही केस है, चीटिंग करके गया था शायद, इसके पेरेंट्स को पता हुआ ही चीटिंग करके गया इसलिए इसको आईफोन नहीं दिलाया। फोर्थ केस क्या है, पढ़ाई नहीं करी 95 प्लस आ गए और आईफोन भी मिल गया। पढ़ाई वाला केस X0 है, यानी विल स्टडी हार्ड नहीं करा 1 ही विल गेट 95, पढ़ा नहीं और 95 प्लस आ गए और थर्ड स्टेटमेंट उसको आईफोन मिल भी गया। फोर्थ केस क्या है, बेचारा इतनी पढ़ाई करके गया, ना मार्क्स आए ना फोन मिला। लास्ट क्या है, पढ़ाई तो करके गया था, मार्क्स नहीं आए, लेकिन घर वालों ने कहा चल पढ़ के तो गए, फ़ोन दिला देते हैं। तो पढ़ाई करी, मार्क्स नहीं आए, लेकिन फ़ोन मिल गया। ये क्या है, पढ़ाई भी करी 95 प्लस भी आए लेकिन फ़ोन नहीं दिलाया। ये हम जैसों का केस है, 95 97 ले जब भी नहीं मिलता आईफोन, सैड लाइफ। थर्ड केस क्या है, थर्ड केस आइडियल केस, पढ़ाई भी करी 95 प्लस भी करी और आईफोन भी मिल गया। तो ट्रुथ टेबल का क्या सिग्निफिकेंस है, इस एग्जांपल से आपको होप पूरा समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आगे भी ऐसे ही बढ़िया बढ़िया एग्जांपल आते रहेंगे और टॉपिक समझते रहेंगे। तो ट्रुथ टेबल अब हमें समझ आ गई, तो अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही इसके अंदर बेसिक टॉपिक्स हैं, मेन इसके अंदर जो लास्ट के क्वेश्चन है कि मैप और कैनोनिकल फॉर्म, वो हमें प्रिपेयर करना है। तो ट्रुथ टेबल हमें आ गई है, यहाँ पे एक बेसिक सी ट्रुथ टेबल बनी हुई है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, 0 1 1 0 की फॉर्म में हम इसको लिख लेंगे। अब आगे आता है ऑपरेशन ऑन बूलियन लॉजिक्स। अब हमें पता चल गया है लॉजिकल स्टेटमेंट्स है, लॉजिकल स्टेटमेंट के सिर्फ दो ही पॉसिबल आंसर्स हैं, ट्रू और फॉल्स। तो इन ट्रू और फॉल्स के ऊपर हम डिफरेंट ऑपरेशंस लगा सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखता हूँ ट्रू, ट्रू के ऊपर अगर मैं नॉट लगा दूँ तो ये फॉल्स बन जाएगा। ये हमने जब लॉजिकल स्टेटमेंट्स पढ़ी थी क्लास 11th रिवीजन के टाइम, जब अच्छे से हमने पढ़ा था, लेकिन मैं दोबारा बता देता हूँ। नॉट ट्रू फॉल्स होता है और नॉट फॉल्स क्या होगा, वो ट्रू हो जाएगा। तो नॉट क्या होता है, नॉट जो होता है वो रिजल्ट को पलट देता है, जो भी रिजल्ट है उसको पलट देगा। तो इसलिए इसको हम इन्वर्टर भी बुलाते हैं। तो नॉट इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्टर। क्यों ये करके रहे, ये इन्वर्ट कर दे रहे हैं हमारे रिजल्ट को। तो अगर मैं ट्रू के ऊपर नॉट लगाऊँ तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स के ऊपर नॉट लगाऊँ तो वो ट्रू हो जाएगा। फिर क्या है, और क्या करता है, और जो हमने उसमें पढ़ा था लॉजिकल स्टेटमेंट्स के अंदर, जब इफ कंडीशन आ रही थी और आ रहा था, तो मैंने उसमें बताया था कि अगर 4-5 कंडीशन में और लगा हुआ है, कोई एक भी ट्रू हो जाएगी तो वो पूरा ट्रू होगा। तो ये और का वही केस है, जिसको हम ऐड भी कहते हैं, एडिशन इन लॉजिकल स्टेटमेंट्स। तो इसमें एडिशन का केस कैसे है, अगर मैं लिखता हूँ ट्रू, या फिर अगर मैं इसको स्टेटमेंट्स में लिखूँ, तो मैंने स्टेटमेंट लिखी दिस मार्कर इज रेड और दिस मार्कर इज ब्लू, तो ये क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब आप बताओ, या तो ये मार्कर रेड है या ये ब्लू है, तो ये सही है, सही बात है। या तो रेड या ब्लू, रेड है तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि या तो ये रेड है या फिर ये ब्लू है, लेकिन ये रेड है। लेकिन अगर इसको मैं सेपरेट स्टेटमेंट्स में देखूं तो एक स्टेटमेंट इसमें ये है, एक स्टेटमेंट इसमें ये है, और बीच में हमारा लगा हुआ है एक ऑपरेटर जिसको हम बोलते हैं और। तो मैं इसको बड़ा बड़ा लिख लेता हूँ, और जो क्या कर रहा है वो एडिशन कर रहा है। एडिशन देखते हैं कैसे, तो एक तरह से और है। ये और करता क्या है, दिस मार्कर इज रेड देखा जाए तो ट्रू बात है। अगर सिर्फ मैं इसको देखूँ दिस मार्कर इज रेड, ट्रू है। दिस मार्कर इज ब्लू, ये बात तो फॉल्स है बिल्कुल ही। लेकिन जब मैंने ट्रू और फॉल्स का और करा, ट्रू और फॉल्स का और करने पे मेरा आंसर क्या निकल के आया है, ट्रू निकल के आया है। क्योंकि और का मतलब यही होती है, कोई एक होना चाहिए, या ये या ये या ये या ये। तो या का मतलब यही है कि कोई एक भी ट्रू हो जाए तो वो ट्रू होता है। ठीक है, अगर मैं रेड की जगह कर दूं ब्लैक, तो उस केस में क्या होगा कि या तो ये मार्कर ब्लैक है या ब्लू है, ये तो दोनों ही फॉल्स हैं और ये पूरी स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गई इसका मतलब। तो यानी जब दोनों फॉल्स होंगे, जब दोनों फॉल्स होंगे तो ये फॉल्स होगा। ठीक है, तो जब ये दोनों फॉल्स हैं
तब ये फॉल्स है। अब मान लो मैं लिख देता हूँ दिस मार्कर इज ब्लू और दिस मार्कर इज मैं यहाँ करता हूँ रेड, अब और क्लियर हो जाएगा, एंड दिस मार्कर इज नॉट ब्लैक। या तो ये मार्कर रेड है या फिर ये ब्लैक नहीं है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है देखा जाए तो। ये रेड भी है ट्रू, और ये ब्लैक नहीं भी है तो भी ट्रू, और पूरी स्टेटमेंट क्या निकल के आ रही है, वो भी ट्रू ही आ रही है। सही बात है ये। तो इससे हमें ये चीज़ समझ आ गई कि अगर कोई एक स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो और क्या केस में ट्रू ही आ रहा है। लेकिन अगर कोई एक भी दोनों फॉल्स हो जाए उस केस में फॉल्स आएगा। ठीक है, तो और का क्या सिस्टम बनता है, और जो है वो ऐड करता है। अब मान लो मैं इसको x मान लूँ, इसको y मान लूँ, और x और y की मैं ट्रूथ टेबल कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करूँ। जैसे अभी मैंने 3 कॉम्बिनेशन बना दिए थे, कौन से वाले, ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स और ट्रू ट्रू। तो मैं यहाँ पे सारे कॉम्बिनेशन के लिए ट्रूथ टेबल बना लूँगा, 0 0 1 1 0 1 0 1। पहले केस में क्या है, जब दोनों फॉल्स हैं तो दोनों फॉल्स में जो हमारा रिजल्ट है वो कैसा निकल के आएगा, जब दोनों फॉल्स होंगे तो रिजल्ट भी फॉल्स निकल के आएगा, यानी 0। अब कोई एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है, उस केस में ट्रू निकल के आता है। पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, उस केस में भी ट्रू निकल के आता है। और जब दोनों ट्रू हैं जब भी ट्रू ही निकल के आता है। तो ये हमारा और का एक ट्रुथ टेबल बन गया कि और जो होता है उसका ट्रुथ टेबल कैसा दिखने वाला है और ऑपरेशन का। सिमिलरली और के बाद हम देखते हैं एंड, और इसको हम एडिशन क्यों बोलते हैं। यहाँ पर देखो बाइनरी के टर्म्स में 0 + 0 0 माना जाता है, 0 + 1 1, 1 + 0 1 माना जाता है, और 1 + 1 भी 1 ही माना जाता है। तो एक तरह से बोलते हैं कि एडिशन हो गया इनका। ठीक है, 0 + 0 0 + 1 1 + 0 और 1 + 1। ठीक है, अब एडिशन के बाद हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। तो अब एंड के केस में देखते हैं क्या होगा। एंड के केस में, मल्टीप्लिकेशन के केस में, तो मैं एक स्टेटमेंट लिखी है दिस मार्कर इज ब्लैक एंड द बोर्ड इज ब्लू। तो देखा जाए अब इसको सेपरेट स्टेटमेंट्स में अगर हम पढ़ें, तो एक स्टेटमेंट हमारी ये है और दूसरी स्टेटमेंट हमारी ये है। पहली स्टेटमेंट जो है दिख रही है ट्रू है, मार्कर जो है ब्लैक है, तो ये हमारी ट्रू है। दूसरी स्टेटमेंट बोर्ड इज ब्लू, क्या है ब्लू दिख रहा है तुम्हें, ये ब्लू दिख रहा है। अगर ब्लू दिख रहा है तो आंखों का इलाज करा के हो, नहीं दिख रहा तो आ जाओ इधर। बोर्ड ब्लू नहीं है तो फॉल्स है। ठीक है, तो अब इस पूरी स्टेटमेंट को अगर देखो आप, ये ट्रू फॉल्स भूल जाओ, सेपरेट स्टेटमेंट भूल जाओ। अगर कोई बोल रहा है कि ये मार्कर ब्लैक है और ये बोर्ड ब्लू है, तो आप क्या बोलोगे, झूठ बोल रहे हैं ना, झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ एंड है। एंड के केस में दोनों स्टेटमेंट को मद्देनजर रखा जाता है। तो मार्कर ब्लैक है एंड बोर्ड ब्लू है, तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स। ठीक है, अब कोई बोलता है मार्कर ब्लू है और बोर्ड वाइट है, उस केस में क्या है, मार्कर ब्लू है और बोर्ड वाइट है, उस केस में ये तो फॉल्स हो गया और ये ट्रू हो गया। लेकिन इसको ओवरऑल स्टेटमेंट देखो, कोई बोले कि ब्लू मार्कर है और जो हमारा बोर्ड है वो वाइट है, तो बोर्ड वाइट तो है लेकिन ब्लू मार्कर नहीं है, तो अगेन गलत बोल रहा है, तो अगेन फॉल्स निकल के आया। अब मान लो वो ये बोल रहा है कि मार्कर रेड है और बोर्ड भी रेड है, जी तो कोई पागल ही होगा जो बोलेगा ऐसा। तो मार्कर रेड है, नहीं है जी, फॉल्स है। बोर्ड भी रेड है, ये भी नहीं है, ये भी फॉल्स है। तो ये तो बिल्कुल ही साफ दिख रहा है, ये तो बिल्कुल ही झूठ, सरासर सफ़ेद काला झूठ। ठीक है, तो जब दोनों फॉल्स है तो भी फॉल्स है, जब कोई एक फॉल्स है जब भी फॉल्स है। अब एक केस मान के चलते हैं कि उसने बोला मार्कर इज ब्लैक एंड द बोर्ड इज वाइट, तो उस केस में पहली स्टेटमेंट ट्रू है, यहाँ तो सच ही बोल रहा है, यहाँ भी सच ही बोल रहा है। और अगर ओवरऑल स्टेटमेंट देखो तो बोल रहा है मार्कर ब्लैक है और बोर्ड वाइट है, तो यानी सच बोल रहा है। तो यानी जब दोनों ट्रू है तो ये हमारा आंसर ट्रू निकल के आ रहा है, तो ये हमारा होता है एंड का केस। ये भी लॉजिकल में पढ़ रखा था लेकिन मैंने बता दिया, यानी कि कोई एक भी फॉल्स हुआ तो ये फॉल्स ही आएगा। तो इसकी स्टेट अगर हम वो बनाएं, ट्रुथ टेबल बनाएं, एक एक्स है एक वाई है और एक रिजल्ट मान लेते हैं, तो दो के लिए क्या बनता है, 0 0 1 1 0 1 0 1, यही पॉसिबल है सारे, और इसके अलावा तो कुछ बन नहीं सकता। तो 0 0 जब दोनों फॉल्स हैं, दोनों फॉल्स है तो आपको ऑफकोर्स ये फॉल्स ही है। लेकिन कोई एक भी फॉल्स है जब भी फॉल्स है, कोई एक भी फॉल्स है जब भी फॉल्स है, लेकिन जब दोनों ट्रू हैं तो हमारा रिजल्ट भी ट्रू है, तो ये हमारा एंड होता है। अब आप इसको देखो तो मल्टीप्लिकेशन एक तरह से 0 × 0 0, 0 × 1 0, 1 × 0 अगेन 0 एंड 1 × 1 इज 1, तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन बुला लिया जाता है एंड ऑपरेटर। ठीक है, तो अभी हमने 3 पढ़े। नॉट क्या करेगा, उसको बस जो रिजल्ट होगा उसको पलटा देगा। अगर मैं लिखता हूँ द मार्कर इज ब्लैक,
तो वो ट्रू है। लेकिन अगर मैं इस पर नॉट लगा दूँ, द मार्कर इज नॉट ब्लैक, तो वो फॉल्स बन जाएगा। लॉजिकली सोचो, लॉजिकली भी वही आ रहा है जो हमारा ये हमारी मैथ्स कह रही है, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। मेक द ट्रुथ टेबल ऑफ, ट्रुथ टेबल बनानी है, कुछ वैल्यूज दे रखी है उनकी, तो हमें इस x प्लस एक्स वाई की ट्रुथ टेबल बनानी है। और ट्रुथ टेबल बनाने के लिए पहला हमारा स्टेप होगा कि हम देखें कितने वेरिएबल हैं। तो दो ही वेरिएबल है x और y, तो x और y लिख लो। और x और y तो पॉसिबल वो बना लो, क्या बनेंगे, दो वेरिएबल है तो आपको पता है 2 0 2 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1, ये बन गया, ठीक है। अब मेरे को लेकिन x प्लस एक्स वाई चाहिए, और ये एक्स वाई का मतलब है x मल्टीप्लाई वाई, ठीक है। तो अब x प्लस एक्स वाई निकालने से पहले मेरे को ये निकालना पड़ेगा x मल्टीप्लाई वाई। तो मैं यहाँ पे x मल्टीप्लाई वाई निकाल लेता हूँ। x मल्टीप्लाई वाई कितना आएगा, आता है x एंड y, कोई एक भी फॉल्स होगा तो ये फॉल्स ही होगा। इस केस में भी फॉल्स, इसमें भी फॉल्स, इसमें भी फॉल्स, लेकिन जब दोनों ट्रू है, जब ये ट्रू है, ठीक है। और मेरे को निकालना क्या है, x प्लस एक्स वाई। तो मैं यहाँ निकाल लेता हूँ x प्लस एक्स वाई, यानी इसको में प्लस करना है इससे, x प्लस एक्स वाई निकालना है हमें। तो इन दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 0 इज अगेन 0, 1 प्लस 0 इज 1 एंड 1 प्लस 1 इज 1, ठीक है। तो ये आ रहा है 0 0 1 1, और ये x के बराबर ही आ रहा है। देखो ज़रा, x भी 0 0 1 1 था, ये भी 0 0 1 1 है, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि ये x के बराबर ही आने वाला है, ठीक है। तो ये कोई इसकी ट्रुथ टेबल। सेकंड वाला आपका होमवर्क है, मैं थर्ड वाला करा देता हूँ। सेकंड वाला भी इजी सही है, थर्ड वाला देखो कैसे होगा। तो इस बार यहाँ पर 3 वेरिएबल थे, तो 3 वेरिएबल में मेरे को पता है कि यहाँ पर 4 0 4 1, 2 0 2 1, 2 0 2 1, और फिर 1 0 1 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1, ठीक है। तो इसके बाद हमें करना क्या है, अब वो बहुत बड़ा सा ये है एक्सप्रेशन है, तो इसके अंदर ब्रैकेट बाय ब्रैकेट चलते हैं। ये मल्टीप्लाई में है इसके साथ, और ये पूरे मल्टीप्लाई इसके साथ। तो पहले मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ इस ब्रैकेट की, फिर उसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, और फिर जो आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, और फिर जो आएगा उसको इससे प्लस कर दूंगा। तो मेरे को इसमें काफ़ी सारी वैल्यूज़ चाहिए। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पर दिख रहा है x मेरे पास है, मेरे पास y बार नहीं है, तो मैं y बार निकाल लेता हूँ। तो y बार मेरा आएगा y बार, y डैश, ये होता है हमारा नॉट का सिंबल, नॉट लगाता हूँ मैं, तो y बार या फिर y डैश के इक्वल है। तो अगर मैंने y के ऊपर नॉट लगा दिया, तो नॉट क्या करता है, नॉट होता है हमारा इन्वर्टर, तो इसकी सारी वैल्यूज़ को इन्वर्ट कर देगा। तो इसकी सारी वैल्यू इन्वर्ट हो जाएंगी, तो 0 का बन जाएगा 1 और 1 का बन जाएगा 0। तो इसने पूरे y को इन्वर्ट कर दिया। y डैश में लिया, z मेरे पास है, y मेरे पास है, z डैश नहीं है, z बार नहीं है, तो z डैश में निकाल लेता हूँ यहाँ से। कितना आएगा, पूरा z इन्वर्ट हो जाएगा, 0 1 0 1 0 1 0 1 का 1 0 1 0 1 0 1 0 बन जाएगा। तो 1 0 1 0 1 0 1 0 इन्वर्ट कर दी सारी वैल्यूज़, ठीक है। z डैश सब मिल गया। अब मेरे को एक्सप्रेशन बाय एक्सप्रेशन इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं y डॉट z डैश निकाल लेता हूँ, y डॉट z डैश, यानी मेरे को y को और z डैश इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इसको और इसको। तो मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ। 0 मल्टीप्लाई 1 इज 0, 0 मल्टीप्लाई 0 इज 0, 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1, 1 मल्टीप्लाई 0 इज 0, 0 मल्टीप्लाई 1 इज 0, 0 मल्टीप्लाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1 एंड 1 मल्टीप्लाई 0 इज 0। सेकंड वाला खेला यार, कुछ नहीं है, सिंपल है, ऐसे चलो, ऐसे चलते जाएंगे। y डॉट z बार आ गया। अब y डॉट z बार प्लस z, ये निकाल लो, तो ये चीज़ निकाल लो। तो इसको निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, z को और इसको प्लस करना पड़ेगा। तो मैं z को और y डॉट z बार को प्लस कर रहा हूँ। प्लस करने में अगेन 0 प्लस 0 इज 0, 1 प्लस 0 इज 1, 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1, 0 प्लस 0 इज 0, 1 प्लस 0 इज 1, 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 0 इज अगेन 1। वही है एंड में क्या है, दोनों 1 होंगे जब भी 1 आएगा, और में क्या है, अगर दोनों 0 होंगे जब भी 0 आएगा, ठीक है। ये वाली टर्म आ गई। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है y बार से। तो मैं y बार से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसको, काफ़ी लंबा जा रहा है यार ये आगे। तो y बार मल्टीप्लाई z प्लस वाई जेड बार, ठीक है। तो मेरे को y बार से मल्टीप्लाई करना है हमारी जो ये वाली टर्म आ गई है इसको। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 मल्टीप्लाई 0 इज 0। अब इसको जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, 1 0 0 0 1 0 0। ओह, ये थोड़ा गैप पे लिखना पड़ेगा, अगेन लिखते हैं यहाँ से 0 1 0 0 0 1 0। अब लाइन हो गया, ठीक है। तो ये भी आ गया हमारा यहाँ तक आ गया। अब इसको हमें x से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इसको इधर ले आता हूँ। तो हमें x से मल्टीप्लाई करना है y z। तो मैं किस चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ x के साथ। अब देखो
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 और 1 0 अगेन 0। तो बस ये एक जगह बनाया, कहाँ पर, जब ये भी 1 था और ये भी 1 था, सिर्फ उस जगह बनाया, बाकी सब जगह 0। ठीक है, अब लास्ट में क्या करना है, इसको प्लस कर देना है z बार से। तो मैं यहाँ पर इसको z बार से प्लस करा देता हूँ। तो ये वाली पूरी टर्म हमारी x डॉट वाई बार प्लस z बार। तो हमारा z बार कहाँ पर है, z बार हमारा ये रहा। तो मैं इसको और इसको प्लस करा देना है। तो इनको प्लस कराते हैं, क्या आएगा, 0 1 इज़ 1, 0 0 इज़ 0 और 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 और 0 0 इज़ 0। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, कोई छोटी मोटी मिस्टेक होगी तो वो देख लेना, बाकी यही आना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली ठीक करा हमने। तो ऐसे बड़ी टेबल्स भी बनेंगी। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, इतनी बड़ी ना बने। अब जैसे मैंने वाई बार z बार निकाले, ये y मल्टीप्लाई z बार, इतना हम मन में निकाल लेते हैं जनरली। लेकिन अगर आपको पेपर में बनाने के लिए आता है तो आपको एक एक चीज़ निकाल के आनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको वैसे चाहिए वैल्यूज़ की, ट्रूथ वैल्यूज़, तो आप खुद से निकाल लो, मन में भी सॉल्व कर सकते हो ये वाली चीज़ें। लेकिन अगर पेपर में करना है तो एक एक एक्सप्रेशन सॉल्व करके दिखाना है ऐसे, और ये भी लास्ट में ही आएगा, उधर जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसको इधर कर दिया। ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया। सेकंड वाला आपका होमवर्क है, सिंपल सा है, 3 वेरिएबल है तो वही 4 0 4 1 2 0 2 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1। ठीक है, अब देखते हैं लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स क्या है। लॉजिक गेट्स को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि लॉजिक को हम सर्किट में कैसे लगाते हैं। हमें लॉजिकल सर्किट्स पढ़ने पड़ेंगे, पढ़ने नहीं पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे होते क्या हैं। तो अभी तक जो हम सर्किट पढ़ते आए हैं, जो हमने आज तक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी है क्लास 12th क्लास 10th में, उसके अंदर हमने यही पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, करंट जाता है यार, करंट की कुछ वैल्यू होती है। लेकिन जब आप थोड़ा हाई क्लास में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे लॉजिकल सर्किट्स भी होते हैं जिसके अंदर सिर्फ हाई और लो इनपुट जाते हैं, हाई इनपुट लो इनपुट। हाई इनपुट की कुछ वैल्यू रख देते हैं, लो इनपुट की कुछ वैल्यू रख देते हैं। हाई जाता है तो उसको हम 1 बता देते हैं, लो जाता है तो उसको 0 बता देते हैं। तो हाई इनपुट और लो इनपुट का जो सर्किट्स होते हैं उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं वो लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स क्या करते हैं, जैसे कि हमारा एक हाई इनपुट आ रहा है यहाँ से, ठीक है, मैंने इसको करा दिया नॉट, तो ये लो 0 बन जाता है। ठीक है, नॉट वही करता है इन्वर्टर, इन्वर्ट कर दिया इसने तो 1 का इसने 0 बना दिया। सिमिलरली मान लो इस 1 के साथ यहाँ से एक और 1 आ रहा था, तो मैंने इस 0 को और इस 1 को क्या करा दिया, मैंने दोनों को और करा दिया, तो रिजल्ट क्या निकल के आ जाएगा 1। तो ऐसे सर्किट बनते हैं, यहाँ से ऐसे कुछ सिग्नल आ रहा होता है, उसको हम आगे पास कर देते हैं नॉट में, और में, एंड में। अभी नॉट और कैसे करेंगे, हम अपने दिमाग में तो मैथमेटिकली इसको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन वैसे करने के लिए हमारे पास लॉजिक गेट्स आते हैं। तो यहाँ पर हमारे सारे गेट दिए हुए हैं जो हमें पढ़ने हैं। पहला गेट है हमारा नॉट गेट, जो मैंने पीछे नॉट लगाया, भाई नॉट की जगह एक गेट लगाऊंगा, क्योंकि नॉट तो हम माइंड में तो लगा लेते हैं अपने आप। नॉट गेट कैसा दिखता है, नॉट गेट का सिंबल दे रखा है वहाँ पर आपको, मैं इसको रेड कलर से बनाता हूँ। नॉट गेट हमारा दिखता है ऐसा, एक ट्राइंगल और इसके आगे एक डॉट होता है। तो ये क्या करता है, सिग्नल को इन्वर्ट कर देता है, जो भी इसमें वैल्यू आएगी 1 आएगा तो उसको 0 बना देगा, 0 आएगा तो उसको 1 बना देगा। ठीक है, अब ऐसे ही और करा है, एंड भी करा सकता हूँ मैं, तो जो भी कराऊंगा उन सब गेट के मेरे को सिंबल दे रखे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें नॉट गेट का एक सिंबल दे रखा है, ये नॉट गेट ऐसा दिखता है। फिर हमें एंड गेट का सिंबल दे रखा है, ये सिंबल्स हमें सारे याद करने हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। और गेट में सारे बता देता हूँ। नॉट इन्वर्टिंग, इन्वर्ट कर देगा, तो यहाँ पर देखो ट्रुथ टेबल, जो भी इसमें वैल्यू आई, सिंगल में 0 1 होता है, उसको इसने पलट के 1 0 कर दिया। एंड गेट के अंदर 2 वैल्यू आएंगी और इनको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेगा। नॉर्मली तो हम अपने माइंड में कर लेते हैं मैथमेटिकली, लेकिन अगर सर्किट के अंदर करना है, सर्किट के अंदर हमें यहाँ पर एक गेट लगाना पड़ेगा। गेट ऐसा उसका सिंबल है, असलियत में होता क्या है, ये छोटी छोटी चिप्स होती हैं, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स में भी लगती हैं ये। तो ये आपका यहाँ पर एंड बना हुआ है, यहाँ से हम 2 वैल्यू डालेंगे और उसका ये एंड करके बाहर निकाल देगा। तो अगर यहाँ पे मान लो ए में भी 1 आया था और बी में भी 1 आया था, तो आंसर क्या निकल के आएगा, 1 और 1 का एंड क्या होता है, 1 ही होता है। तो मान लो ए में 0 आया और बी में 1 आया, तो क्या निकल के आएगा, तो 0 × 1 इज़ 0, तो इसका आंसर 0 निकल के आएगा। यहाँ पर इसकी ट्रुथ टेबल दी हुई है, अगर ए 0 आ रहा है, बी 0 आ रहा है तो 0, अगर ए 1 बी 0 है तो भी 0, अगर ए 0 बी 1 तो भी 0, और अगर दोनों 1 है तो उस केस में 1 आएगा। नैंड गेट क्या होता है, नैंड गेट मैं बताता हूँ, एंड तो पढ़ लिया, नैंड क्या होता है, तो जो हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 वैल्यूज़ को, तो उसके बाद उसका नॉट करा देना, ये हमारा नैंड बन जाता है। नैंड को हम बोलते हैं नॉट एंड, ठीक है, नैंड की फुल फॉर्म यही है। नैंड जो होता है वो हमारा होता है नॉट एंड। तो पहले एंड कर देंगे फिर उसका नॉट कर देंगे, तो एंड के बाद नॉट, एंड ये होता है हमारा डॉट, उसके बाद उसका नॉट कर देंगे। तो नैंड गेट कैसा दिखता है, वही एंड के आगे बस एक सर्कल बना देंगे यहाँ पे छोटा सा जो बना हुआ है। इसका ट्रुथ टेबल क्या बनेगी, जो
एंड में से वैल्यू आ रही थी, जितनी एंड में से वैल्यू आई, एंड का ही तो उल्टा हो जाएगा बस। तो एंड में क्या आ रहा था 0 0 0 1, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा 1 1 1 0, एंड का उल्टा हो गया ना एंड में। और हमने पढ़ा प्लस करता है जो, और का सिंबल ये है, ये थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड है, मैं इसको बना के दिखाता हूँ कैसे बनता है। इसको ऐसे बना सकते हैं एक एरो की तरह, ठीक है। हमारा और गेट हो गया। और क्या करेगा, ऐड करेगा। तो देखो ज़रा, जब B0 आया A0 आया तो इसने 0 निकाला, जब B0 आया A1 आया तो इसने 1 निकाला, जब 1 0 पे 1 1 1 पर 1, ठीक है। नॉर गेट क्या होगा, नेट समझ आएगा तो नॉर भी अपने आप ही समझ गए होगे अब आप। ये हमारा अगर और है तो नॉर क्या होगा हमारा, नॉट और होगा। नॉट और मतलब पहले और करेगा और फिर जो आएगा उसका नॉट कर देगा, तो हमारा नॉर गेट बन गया। तो इसमें भी वही होगा, जो और का रिजल्ट है उनका नॉट हो गया होगा। और का रिजल्ट क्या है 0 1 1 1, इसके क्या है 1 0 0 0। लास्ट है आपका एक जोर गेट। जोर गेट आपका अभी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है और वैसे कुछ ज़्यादा टफ भी नहीं है, बस एक न्यू है थोड़ा सा, इन सब से हटके है जोर गेट। जोर गेट कैसा है, जोर की फुल फॉर्म है, इसको वैसे जोर को भी शॉर्ट करा गया है। जोर से पहले होता है हमारा एक्सोर, EXOR। EXOR की फुल फॉर्म है एक्सक्लूसिव और। तो जो EXOR होता है हमारा, ये हमारा एक्सक्लूसिव और होता है, इसको फिर हम और शॉर्ट करके जोर बुलाते हैं। तो जोर क्या करता है, ये इसकी ट्रुथ टेबल ऐसी बनती है। तो अगर ऐसी वैल्यूज आती है इसके अंदर, तो इसका जो रिजल्ट निकल के आता है, यहाँ 0 आता है, यहाँ 1 आता है। तो जोर इस हिसाब से काम करता है कि अगर उसके अंदर दोनों वैल्यू सेम आएंगी तो वो 0 देगा, और अगर वैल्यू डिफरेंट आएंगी तो 1 देगा। तो जोर की थोड़ी सी डेफिनेशन अलग है, इसकी कंस्ट्रक्शन अलग है। जोर का सिंबल कैसे होता है, इसके अंदर अगर दो वैल्यू आती हैं तो उसका सिंबल होता है ये। बस जो और था ना, मैं इसको कर्व कर देता हूँ, और के आगे बस ये एक एक्स्ट्रा डंडी और आती है, तो हमारा जोर बन जाता है, ठीक है। तो हमारा जोर हो गया। अब इसके अंदर आपको नीचे जोर का सिंबल, यहाँ पे आपको सबके सिंबल भी दिए हैं। नॉट क्या करेगा, सिंपली बार कर देगा। एंड क्या करेगा, मल्टीप्लाई। नेट क्या करेगा, मल्टीप्लाई करके फिर बार। और क्या करेगा, प्लस। नॉर क्या करेगा, प्लस करके फिर बार। और जोर का सिंबल होता है हमारा प्लस में गोला, तो एक्स प्लस और गोले के अंदर प्लस, और ये वाई। तो हमारा जोर का सिंबल है। प्रोग्रामिंग में हमारा जोर का सिंबल ये रहता है, जो हमारा पावर वाला सिंबल। प्रोग्रामिंग करोगे तो ये आएगा। तो ये जोर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी ट्रुथ टेबल तो बस याद कर लो, जब सेम होंगी तो ये 0 देगा, जब डिफरेंट वैल्यूज आएंगी तो ये 1 देगा। तो जोर के अंदर बस आपका इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ गेट्स का देख लेते हैं। गेट्स की थोड़े गेट्स से अपना हाथ साफ कर लेते हैं। मान लो 2 A और B हैं, ठीक है, वो ऐसे करके आ रहे हैं। A में मान लो अभी आ रहा है 0, B में आ रहा है मान लो 1, ठीक है। इसको मैंने एक नोट में फंसाया, नोट का सिंबल आपको पता है, ट्रायंगल फिर 0। इसको मैं ऐसे ले आया, फिर मैंने इन दोनों को यहाँ पर ज्वाइन करा और इन दोनों को मैंने गुजारा एक, इसको मैं ऐसे ले आता हूँ। इन दोनों को मैंने एक, ये वाला बताओ कौन सा गेट है ज़रा, ये हमारा एंड गेट। मैंने इनको एक एंड गेट से गुजारा और इसको मैंने y नाम दे दिया। तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी, ये यहाँ से 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, यहाँ थी वो इन्वर्ट हो जाएगा। इन्वर्ट हो गया मतलब 1 हो गया, तो ये 1 हो गया, यहाँ आया 1, और यहाँ से इसके एंड पे क्या है 1, तो इसके एंड पे 1 और 1 आया है, और 1 और 1 का एंड करेगा, एंड गेट है, 1 और 1 का एंड कितना निकल के आएगा 1, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 1, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन हमें ऐसे नहीं देंगे, यहाँ पर ये वैल्यू नहीं देंगे। अगर मान लो A और B की कुछ भी वैल्यू हो सकती हैं, तो कुछ भी वैल्यूज़ का भी कुछ सेट है, कॉम्बिनेशन है कुछ, या तो दोनों 0 हों, या 1 0 1 1 हो, या 1 0 1 1 हो, या दोनों 1 हो, यही कॉम्बिनेशन हो सकता है, इससे ऊपर जा ही नहीं सकते। तो हमने इसकी ट्रुथ टेबल बना ली, और इसकी ट्रुथ टेबल से हम y की ट्रुथ टेबल भी बना सकते हैं कि जब दोनों 0 आएंगे तो क्या आंसर आएगा। मान लो ये भी 0 आया और ये भी 0 आया, ये 0 यहाँ के बन गया 1, ये 0 यहाँ के बन गया 0, 1 और 0 का एंड क्या आएगा 0, तो आंसर आ गया 0। सेकेंड केस में क्या है, A0 है B1 है, A0 है B1 है, तो ये 0 के आके यहाँ बना 1, B भी यहाँ कर बना 1, 1 ही है क्योंकि ये तो, और 1 और 1 का एंड आएगा 1। अगला केस क्या है, A है 1 और B है 0, उस केस में ये 1 यहाँ पर आके बन जाएगा 0, और ये 0 एज इट इज यहाँ पर आएगा 0, और 0 और 0 का एंड निकल के आएगा 0। लास्ट केस क्या है, दोनों 1 है, तो ये 1 यहाँ पे इन्वर्ट हो गया, आ गया 0, 1 एज इट इज आ गया 1, और 0 और 1 का एंड निकल के आएगा 0। तो ये हमने ट्रुथ टेबल बना दी y की। तो अब इतने सिंपल सर्किट तो नहीं आएंगे, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड आएंगे। इसके अंदर मैंने सिर्फ 2 गेट लगाए हैं, वो 3-4 गेट मिक्स कर देंगे, तो ऐसे ही करना है। अभी आगे जब क्वेश्चन आएंगे वो देखेंगे कैसे करते हैं हम। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी। प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी क्या कहता है, अ बूलियन एक्सप्रेशन इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू इट्स डुअल। एक बूलियन एक्सप्रेशन अपने डुअल के हमेशा इक्विवेलेंट होता है। तो पहले एक बूलियन एक्सप्रेशन लिखता हूँ, फिर मैं बताता हूँ एक इसका डुअल होता क्या है।
तो मान लेते हैं एक्सप्रेशन है 1.1 इज इक्वल्स टू 1, 1 मल्टीप्लाई 1 1 आता है। तो इसका डुअल बनाने के लिए मेरे को ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे जिसमें लिखा है चेंजिंग ईच 1 टू 0, हर 1 को 0 बना देना है, हर 0 को 1 बना देना है, और जो साइन है उसको पलट देना है। साइन इन द सेंस मल्टीप्लाई को प्लस बना देना है और प्लस को मल्टीप्लाई। तो मैं हर 1 को 0 बना दूंगा, हर 0 को 1, और कोई 0 तो है नहीं, और डॉट को प्लस बनाना है। तो अभी भी ये ट्रू है, 0 प्लस 0 0 ही होता है। तो ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन हो जिसके अंदर अगर मैं डुअलिटी प्रिंसिपल लगाऊं, प्लस को मल्टीप्लाई बना दूं, मल्टीप्लाई को प्लस बना दूं, और 1 को 0 और 0 को 1 बना दूं, तो वो काम करेगा। जैसे कि अगर मेरा लिखा है a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1, तो इसका मतलब ये है कि a डॉट बी इज इक्वल्स टू 0, a बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू 0। अब a बार और b बार कैसे आ गया? अगर 1 होगा तो 0 हो जाए, अगर 0 होगा तो 1 हो जाए, सेम अगर 1 होगा तो 0 हो जाए, 0 हो जाए तो 1 हो जाए। ठीक है, तो आपसे डुअल कैसे पूछेंगे, डुअल का क्वेश्चन कैसे आ सकता है? आपको एक बड़ा सा एक्सप्रेशन दे दिया a प्लस बी बार c का बार डॉट d बार। इस केस में अब इसका डुअल बनाना है। डुअल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 को 0 से 0 को 1 से, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि उसको इन्वर्ट ही करना है, उसका डैश करना है। तो हर वैल्यू को पहले मैं कॉम्प्लीमेंट करना है और प्लस को मल्टीप्लाई बना देना है और मल्टीप्लाई को प्लस। ठीक है, तो हर वैल्यू को कॉम्प्लीमेंट, तो इसको कॉम्प्लीमेंट डॉट b का कॉम्प्लीमेंट, ये इनके बीच में जो डॉट है वो प्लस हो जाएगा, और c का कॉम्प्लीमेंट, और ये जो डॉट है ये प्लस बन जाएगा, और d का कॉम्प्लीमेंट हो गया वो d कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट d ही होता है। कि मान लो d 0 था, इसका कॉम्प्लीमेंट करा 1 बन गया, 1 का दोबारा कॉम्प्लीमेंट बनेंगे तो ऑब्वियस 0 ही बन जाएगा, तो d कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट d हो जाएगा। तो हमें ऐसे ही करना है, वैल्यूज़ का कॉम्प्लीमेंट, a था तो a बार, b बार था तो b, c था तो c बार, d बार था तो d, और प्लस का मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई का प्लस। ब्रैकेट्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कैसे आएंगे। अभी ब्रैकेट यहाँ पर है तो बाद में भी ब्रैकेट यहीं पर रहेगा। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट यहीं पर है तो ये वाला ब्रैकेट यहीं पर रहेगा, और यहाँ डॉट का प्लस हो गया। इसको नहीं छेड़ना क्योंकि ये पूरे एक्सप्रेशन पे है, हमने अंदर चेंज कर दिया तो पूरे एक्सप्रेशन पे करने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो ये हमारा डुअल होता है। डुअल का क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है 1 नंबर का या 2 नंबर का। आपको जैसे मैंने एक्सप्रेशन दिया वो बोल देंगे कि इसका डुअल निकाल के दिखाओ, तो ऐसे इसका डुअल निकालना होगा हमें। अगला टॉपिक है हमारा बेसिक थ्योरम्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा की कुछ बेसिक थ्योरम, ये बेसिक थ्योरम में भी और थ्योरम भी आएंगी। पहली है 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1, यानी अगर मैं किसी भी वेरिएबल के अंदर 1 ऐड करूँगा तो 1 ही आएगा हमेशा। तो इसको मैं एक बार ट्रूथ टेबल से समझाता हूँ जो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1, तो अगर मैं x की ट्रूथ टेबल बनाऊँ, अभी सिंगल वेरिएबल है तो 0 1 बनेगी, और इसमें मैं प्लस 1 करा रहा हूँ। अब 1 की कोई ट्रूथ टेबल तो है नहीं, यानी एक तरह से मैं 1 ऐड कराऊंगा जो भी वैल्यू आएगी। तो अगर मैं x प्लस 1 करूँगा तो 0 प्लस 1 1 आएगा, और 1 प्लस 1 भी 1 ही आएगा, तो ये एट द एंड 1 ही आ रहा है। ठीक है, और ये सिंपल सी बात भी है, x क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या 1। अगर मैं 1 में 0 ऐड करूँगा जब भी 1 आएगा, अगर x 1 है 1 में 1 ऐड करूँगा जब भी 1 आएगा। तो ये एक बेसिक आइडेंटिटी है 1 की। अगर मैं 1 के साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, तो वो खुद ही आएगा, ये तो पता ही है। अगर x 0 होगा तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आ जाएगा, अगर x 1 होगा तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाएगा। ये तो सिंपल प्रॉपर्टी है 1 की। एक 0 की प्रॉपर्टी भी है ऐसी। अगर मैं x में 0 प्लस करूँगा तो कितना आएगा, x के अंदर 0 प्लस करने पे x ही आएगा। अगर x 0 है तो 0 प्लस 0 0, अगर x 1 है तो 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1। तो 0 वैसे भी किसी नंबर में ऐड करते तो कुछ फ़र्क तो पड़ता नहीं है, और अगर किसी नंबर में 0 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 आ जाएगा। ये हमारी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, बेसिक थ्योरम्स हैं। अगले आपके सम लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा के कुछ न्यू लॉज, ये तो हमारे बेसिक्स से थे, तो मैं इसमें बता देता हूँ आपको क्या क्या लिखा है। आइडेम्पोटेंस लॉ, पहला है आपका आइडेम्पोटेंस लॉ। इसका मतलब क्या है, x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स और x मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। तो ये सिंपल सी बात है, अगर मैं 0 प्लस 0 करता हूँ तो 0 आता है, 1 प्लस 1 करता हूँ तो 1 आता है। सिमिलरली मैं 0 मल्टीप्लाई 0 करता हूँ तो 0 आता है, 1 मल्टीप्लाई 1 करता हूँ तो 1 आता है। तो ये हमारा आइडेम्पोटेंस लॉ है। इन्वोल्यूशन लॉ क्या है, इन्वोल्यूशन लॉ क्या है, बार का बार करेंगे तो बार नॉर्मल वापस आ जाएगा। तो ये तुम्हें पता है, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस वो आ जाता है, कट जाता है एक तरह से। कॉम्प्लीमेंट्री लॉ क्या है, अगर मैं किसी नंबर को उसके बार से प्लस करता हूँ तो 1 आएगा, और किसी नंबर को उसके बार से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0 आएगा। इसको एक बार देख लेते हैं कैसे होगा। x की मैं ट्रूथ टेबल बनाऊँ तो वो बनेगी 0 1, और x बार की बनाऊँ तो बनेगी 1 0। तो अगर मैं x प्लस x बार करता हूँ तो कितना आ रहा है, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1। और अगर मैं x मल्टीप्लाई x बार करता हूँ तो कितना आ रहा है, 0 मल्टीप्लाई 1 इज 0, 1 मल्टीप्लाई 0 इज 0। तो x प्लस x बार आ रहा है 1, टोटली 1, और x डॉट x बार आ रहा है टोटली 0। तो ये हमारी कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटी है। कम्यूटेटिव लॉ क्या है, कम्यूटेटिव लॉ इज x प्लस वाई इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स, यानी ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता। 2 प्लस 3 5 होता है, और 5 और 2 प्लस 3 5 होता है, और 3 प्लस 2 भी 5 होता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री लॉ है, ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली ये मल्टीप्लाई में भी चलता है, 2 3 जा भी 6 होता है, 3 2 जा भी 6 होता है।
तो यहाँ पर ऑर्डर चेंज कर देते हैं बस। एसोसिएटिव लॉ ये भी हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी, नहीं पढ़ा तो यहाँ पर देख लो क्या है। अगर 3 नंबर है x प्लस वाई प्लस जेड, तो मैं एक बार y प्लस जेड को एक साथ प्लस करूँ और एक बार x प्लस वाई को पहले प्लस करूँ तो आंसर सेम आएगा। इसका मतलब क्या है, अगर है मेरा जैसे मेरा आएगा 2 प्लस 4 प्लस 1, तो अगर मैं इसको ऐसे करूँ 2 प्लस 4 6 और 6 प्लस 1 7, तो आंसर कितना आया 7। या अगर मैं इसको ऐसे करूँ 4 प्लस 1 5 और 5 प्लस 2 7, तो यानी रिजल्ट सेम आएगा। इसमें भी वही ऑर्डर का खेल है कि पहले हम किसको कर रहे हैं। मल्टीप्लाई में भी इसका ऐसा ही केस है, x मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड, तो मैं वाई जेड को पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फिर x से, या फिर x वाई को पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फिर z से, तो सेम ही आंसर रहेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये भी हमने नॉर्मल मैथ्स में पढ़ रखा है, ये वो वाला है। जैसे अगर a मल्टीप्लाई b प्लस सी होता था तो ये कैसे होता था ए बी प्लस बी सी, तो ए सी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारा बुलियन अलजेब्रा में भी होता है तो अलजेब्रा ही है, तो मैथ सी। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की सेकंड फॉर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने हाईलाइट करा हुआ है। एक्स प्लस वाई जेड को मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस जेड। तो इसका मतलब क्या है, अगर एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस जेड है तो इसको एक्स प्लस वाई जेड, ये उल्टा लिखा है मैंने ताकि आपको समझ आ जाए। इसको मैं ये लिख सकता हूँ, अगर इसको मल्टीप्लाई करो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, पहले एक्स एक्स से होगा एक्स डॉट एक्स, फिर प्लस एक्स जेड से होगा एक्स डॉट जेड, प्लस वाई एक्स से होगा वाई डॉट एक्स, प्लस वाई जेड से होगा वाई डॉट जेड। अब यहाँ पर देखो एक्स डॉट एक्स कितना होता है, इसमें कौन सा लॉ लगेगा आपका आइडेम्पोटेंस लॉ, एक्स डॉट एक्स एक्स ही होता है, प्लस एक्स जेड प्लस वाई एक्स प्लस वाई जेड। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको आगे लिख लेता हूँ। मैं इसमें से x प्लस एक्स जेड में से x कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा 1 प्लस जेड। मैं इसको यहाँ भी लिख लेता हूँ, तो ये कुछ ये आया है x प्लस एक्स जेड प्लस वाई एक्स प्लस वाई जेड। तो इसमें मैंने x प्लस एक्स जेड में से x कॉमन ले लिया तो 1 प्लस जेड आ गया, बाकी मैंने ऐसे ही लिखा रहने दिया। अब 1 प्लस जेड, 1 प्लस कुछ भी वेरिएबल क्या आता है, ये इसका लॉ पढ़ो। 1 प्लस ये आपकी आइडेंटिटी ऑफ 1 में है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ 1 में 1 प्लस एक्स या 1 प्लस जेड 1 ही आएगा, कुछ भी ऐड कर दो 1 ही आएगा, तो कुछ भी ऐड कर दो 1 ही आएगा, तो ये आ गया 1, बाकी एज इट इज। फिर x मल्टीप्लाई 1, x मल्टीप्लाई 1 इज x, ये भी आपके प्रॉपर्टी ऑफ 1 में है, किसी भी मल्टीप्लाई में 1 मल्टीप्लाई करो वो खुद ही आ जाएगा, तो x मल्टीप्लाई 1 इज x। तो आपको हर बार ब्रैकेट में रूल लिखते जाने हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ क्या लगाया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो आपको पूरा लिखना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर हमने यहाँ पर क्या लगाया है, अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया कॉमन लेने के लिए। फिर हमने यहाँ क्या लगाया है, यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी ऑफ 1 लगाई है, यहाँ भी हमने प्रॉपर्टी ऑफ 1 लगाई है। और अब क्या कर रहे हैं हम, x प्लस वाई एक्स प्लस वाई जेड। अब क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से x कॉमन ले लो, तो 1 प्लस वाई जेड, 1 प्लस वाई अगेन वही प्रॉपर्टी ऑफ 1, ये 1 आना है तो ये 1 आ गया, प्लस वाई जेड। एक्स मल्टीप्लाई 1 अगेन एक्स आना है, प्रॉपर्टीज ऑफ 1, तो एक्स प्लस वाई जेड। तो हर स्टेप के एंड में हमें ये रुकना पड़ेगा कि हमने कौन सी लॉ यूज़ करा है। तो एंड में हमारा रिजल्ट आ गया एक्स प्लस वाई जेड, जो हमारा RHS था। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी है एक। लास्ट प्रॉपर्टी और है एक्स प्लस एक्स बार वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने इसको डार्क हाईलाइट करा है। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या है, एब्जॉर्प्शन लॉ इंपॉर्टेंट है, एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स। तो ये तो हम अभी करते ही आ रहे हैं कि एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स। देखो एक्स प्लस एक्स वाई था, उसको एक्स बना दिया, तो ये कैसे बनाए, वही एक्स कॉमन लिया तो 1 प्लस वाई, और 1 प्लस वाई को हमने लिख दिया 1, तो एक्स मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू एक्स। और एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स, ये क्या है, एक्स मल्टीप्लाई को मैं डॉट लिखता हूँ यहाँ पर, ये नॉर्मल मैथ से नहीं है, तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई, ये इन्होंने दे रखा है कि एक्स के इक्वल ही आएगा। तो एक्स के इक्वल कैसे आएगा, पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ, तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस एक्स मल्टीप्लाई वाई, तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स इज एक्स, और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, एक्स प्लस एक्स वाई। अब मैं एक्स कॉमन ले लूँगा तो आ जाएगा 1 प्लस वाई, यहाँ प्रॉपर्टी ऑफ 1 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 1, यहाँ प्रॉपर्टी ऑफ 1 लगाएंगे तो आ जाएगा एक्स, तो ये इक्वल टू एक्स ही आएगा। तो ये हमारा एब्जॉर्प्शन लॉ है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन मतलब कि हमने वही जो सेकंड टर्म थी उसको एक तरह से एब्जॉर्ब कर दिया। वैसे तो हमने कॉमन लेके करा है लेकिन एब्जॉर्ब कर दिया। तो अब अगर आपको ये करना है, इसको डायरेक्ट एक्स लिखना है, तो इतना लंबा मत करो, ये 2 स्टेप हटा के सीधा इसको ये लिखो और ब्रैकेट में लिख दो, लगाया है हमने एब्जॉर्प्शन लॉ। तो 2 बार प्रॉपर्टी ऑफ 1 लगाने की जगह 1 बार एब्जॉर्प्शन लॉ लगा दो सीधा। ठीक है, अब इसके और क्वेश्चन करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसके ज़्यादा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। फिर आपकी डी मॉर्गन्स थ्योरम अगर आपने सेट में पढ़ी है और आपको याद है तो वेरी एंड गुड। 11th में आपने पढ़ी होंगी सेट्स के अंदर डी मॉर्गन थ्योरम, नहीं पढ़ी तो देखते हैं डी मॉर्गन थ्योरम क्या होती है। कुछ नहीं है, सिंपल सी 2 छोटी छोटी थ्योरम है।
पहली थ्योरम क्या कहती है, अगर x प्लस वाई इस पूरे का अगर मैं बार करूँ तो x पे भी बार आएगा, y पे भी बार आएगा, लेकिन इस साइन भी पलट जाएगा। तो x पे भी बार आएगा, y पे भी बार आएगा, लेकिन जो साइन है वो प्लस की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सेम अगर मैं ऐसे लिख दूँ, x पे भी बार आएगा, y पे भी बार आएगा, लेकिन साइन पलट जाएगा तो मल्टीप्लाई का प्लस बन जाएगा। तो हमारे दोनों डी मॉर्गन लॉ है, कुछ नहीं है, इतना सही है, नाम ऐसा है डी मॉर्गन लॉ, पता नहीं क्या होगा, जादू टोना होगा, लेकिन सिंपल सा ही लॉ है। ये लॉ भी काफ़ी बार यूज़ आता है प्रूफ करने में, प्रूफ के क्वेश्चन आते हैं, जैसे भी एक आइडेंटिटी प्रूफ करी थी वैसे ही क्वेश्चन आते हैं प्रूफ के। हम हमारे आगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रूफ दैट एक्स डॉट एक्स प्लस वाई इज गोज टू एक्स, तो ये तो अभी कर लिया था, एक्स डॉट एक्स प्लस वाई इज गोज टू एक्स। कैसे करेंगे, पहले इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से अंदर भेजेंगे, तो ये आएगा एक्स डॉट एक्स प्लस एक्स डॉट वाई। एक्स डॉट एक्स को हम लिख देंगे एक्स और प्लस में एक्स वाई तो है ही, फिर एक्स कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस वाई बचेगा ब्रैकेट में, 1 प्लस वाई को हम 1 लिख देंगे। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, अब सर्किट डायग्राम बनाना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो मैंने क्वेश्चन डाले हैं ये आपको सारे प्रैक्टिस करके जाने हैं, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आने होते हैं। तो सर्किट डायग्राम बनाना है, y इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी डैश सी प्लस सी डैश ए डैश, इसका हमें सर्किट डायग्राम बनाना है। तो इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने वाली क्या है, जिसका आपको ध्यान देना है, वो है इस y का। तो देखो यहाँ पे 3 इनपुट चाहिए, a चाहिए, b चाहिए और c चाहिए। तो मैं 3 इनपुट बना लेता हूँ, a, b और c। तो a और b मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं a और b को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ नीचे ले जाकर। कैसे मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई करने के लिए मेरे को कौन सा गेट लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई के लिए लगाता हूँ मैं एंड गेट। तो मैं यहाँ पर एक एंड गेट लगा देता हूँ, आपको सिंबल याद होना चाहिए सर्किट बनाने के लिए। फिर b डैश और c मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ b डैश तो है नहीं, खाली b है, तो b का डैश बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए, एक नॉट गेट। तो b का यहाँ से b डैश बन गया, ये आ गया b डैश, तो b डैश में मल्टीप्लाई कराना है c, तो मैं c को यहाँ ले जाता हूँ इसके पास और इसके अंदर एक लगा देता हूँ एंड गेट। ठीक है, तो मेरे पास ये वाली टर्म आ गई यहाँ पे ए बी, ये वाली टर्म आ गई मेरी यहाँ पर b डैश c, एक चाहिए c डैश a डैश। तो पहले एक a का डैश करा लेता हूँ मैं यहाँ पर, c के डैश को मैं ऊपर ले जाता हूँ, कहाँ से, यहाँ से इसको कुदा के ले जाता हूँ। तो यहाँ c है, तो इसकी एक छलांग मारते हैं यहाँ से, ये छलांग मारी, एक छलांग ये मारी, एक छलांग ये मारी और यहाँ पर इसका डैश कर दिया। तो सी डैश और ए डैश आ गए और इनका क्या करना है, एंड आगे ले जाके, तो इनका एंड कर देता हूँ मैं ले जाके, यहाँ पे इनका मैंने एंड कर दिया। और अब जो तीनों एंड आए हैं, अब जो तीनों ये आ गए हैं, इनको क्या करना है, इन सबको प्लस करना है। प्लस कौन कराता है, और, तो मैं तीनों को ले जाके एक ही और के अंदर ठूस दूंगा। और कैसा दिखता है हमारा, ऐसा दिखता है। और तो बाहर क्या निकल के आएगा, वही मैंने बोला था आपको, इस पे ध्यान देना, यहाँ निकल के आएगा हमारा y। तो हमारा सर्किट डायग्राम बन गया। ठीक है, तो ऐसे ही बनते हैं सर्किट डायग्राम। थर्ड क्वेश्चन है आपका, प्रूफ एल्जेब्रिकली दैट एक्स वाई प्लस एक्स बार जी प्लस वाई जी इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस एक्स बार जी। तो मैं लिख लेता हूँ क्या करना है। तो इस क्वेश्चन में मेरे को ये दे रखा है और इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो इसमें 3 टर्म है और ये एक्स वाई एक्स बार जेड। तो आप देखोगे तो इन दोनों में से z कॉमन आ सकता है। ठीक है, मैं z कॉमन ले लूँगा तो ये बनेगा x बार प्लस वाई और इधर बनेगा एक्स वाई। लेकिन ये करने के बाद फिर हम कुछ नहीं कर सकते आगे, यहाँ पर हम फंस चुके हैं। और अगर मैं इन दोनों को लूँ, इनमें से y कॉमन आ सकता है, इधर बनेगा x प्लस जेड, लेकिन उधर आ जाएगा x बार जेड, तो अगेन उसका भी आगे कुछ नहीं किया जा सकता। तो मेरे को कुछ करके 4 टर्म बनानी पड़ेंगी। तो ये 4 टर्म हो जाए तो मैं 2-2 के पेयर में बना के उनका काम कर सकूँगा। तो 4 टर्म बनाने के लिए मैं किसी को एक फालतू का 1 दूंगा, मैं वो किस टर्म को दूंगा वो डिपेंड करता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा 1 लगा दूंगा। ठीक है, उससे क्या होगा, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस एक्स बार लिख देता हूँ। तो आपको पता चलेगा क्यों करा, इससे क्या फ़ायदा होगा। x प्लस एक्स बार, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये बनेगा एक्स वाई जी प्लस एक्स बार वाई जी। तो हमारे पास 4 टर्म हो चुकी हैं। अब मैं एक एक करके पेयर बना के इनका काम कर दूंगा। तो मैं इस दोनों में देखो एक्स वाई कॉमन आ रहा है, एक्स वाई कॉमन आया तो ये बन गया 1 प्लस जेड। ठीक है, और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स बार जी कॉमन आ रहा है, तो ये इधर क्या बच गया 1 प्लस वाई। 1 प्लस जेड कितना होगा 1, 1 प्लस वाई कितना होगा 1, ये हो गया एक्स वाई और ये हो गया एक्स बार जेड। ये मैं प्रूफ करना था। तो इसके अंदर आप लॉ बता सकते हो क्या क्या लगाए। ये हमारा प्रॉपर्टी ऑफ 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही होता है। ये हमारा कौन आइडेम्पोटेंस लॉ, ये हो गया हमारा आइडेम्पोटेंस लॉ। यहाँ पे हमने क्या लगाया, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दिया,
यहाँ पर हमने क्या लगाया, अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया है, यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ वन एंड डन, हैंस प्रूफ्ड। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, प्रूफ करना होगा इसमें दो स्टेटमेंट्स को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे को एक बड़ी सी स्टेटमेंट दे रखी है और इनको प्रूफ करना है आपस में। तो अगर मैं लेफ्ट वाली LHS से चलूँगा तो RHS पे पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि RHS बहुत बड़ी है। तो RHS से LHS से जाना ईजी है, तो मैंने इसलिए RHS ले लिया है और हमारी LHS जो है वो है A बार प्लस B बार C। तो हमें इससे इस पर जाना है। स्टार्टिंग के स्टेप्स आपको क्लियरली दिख रहे होंगे, A बार C बार कॉमन है तो कॉमन निकाल लो, फिर बचेगा अंदर B बार प्लस B। सिमिलरली इन दोनों में से A बार C कॉमन आ रहा है, A बार C कॉमन आ रहा है, तो B प्लस B बार प्लस A B बार C एज इट इज़ लिख दिया हमने। B प्लस B बार कितना हो गया 1 आइडेम्पोटेंस, B प्लस B बार कितना हो गया 1 अगेन आइडेम्पोटेंस प्लस A B बार C। ये हो गया हमारा A बार C बार प्लस A बार C प्लस A B बार C। इन दोनों में से A बार कॉमन आ रहा है, C बार प्लस C वो एज इट इज़। अब C बार प्लस C हो गया 1, फिर A B बार C एज इट इज़। इसको मैं लिख सकता हूँ A बार प्लस A B बार C। अब इसके बाद मेरे को एक ट्रिक लगानी पड़ेगी वही वाली, तो मैं A बार के ब्रैकेट में एक लगा दूंगा 1, एज इट इज़। 1 को मैं लिख दूंगा 1 प्लस B बार C। तो इससे देखो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ये बना A बार प्लस A बार B बार C प्लस A B बार C। इसमें से B बार C कॉमन आ सकता है, तो B बार C कॉमन आ गया, बचा के अंदर A बार प्लस A। A बार प्लस A कितना होता है 1 होता है, और ये आ गया हमारा, प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ्ड। तो आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे कुछ क्वेश्चन, जो आपको पता चलेगा कि ये वाली ट्रिक लगाते हैं ये कहाँ लगानी है और कैसे लगानी है। प्रैक्टिस इज मैंडेटरी। तो अब इसके अंदर हमें करना क्या है, पेपर में ऐसे नहीं करके आना, पेपर में हर स्टेप पे लॉ लिख के आना है, कौन सा लॉ लगाया है ब्रैकेट में लिखते जा रहा है, क्या लॉ लगाते जा रहे हैं। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लगाया, फिर हमने आइडेम्पोटेंस लगाया, फिर हमने प्रॉपर्टी ऑफ वन लगाया है, फिर अगेन डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आइडेम्पोटेंस एंड यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ वन डिस्ट्रीब्यूशन आइडेम्पोटेंस एंड प्रॉपर्टी ऑफ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लॉजिक सर्किट बनाना है हमें एक्स बार प्लस वाई डॉट जेड प्लस डब्ल्यू बार का। तो एक्स बार प्लस वाई जेड प्लस डब्ल्यू बार, तो हमें इसमें 4 हैं, तो यहाँ पर 4 इनपुट होंगे। सबसे पहले एक्स बार और वाई प्लस हो रहे हैं, तो सबसे पहले एक्स का बार होगा यानी नॉट हो गया, और वो दोनों वाई में जाके प्लस हो रहा है। प्लस करने के लिए हम और गेट लगाएंगे। फिर वो z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो z गया और z इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई के लिए हम एंड लगाएंगे, और w बार उसके साथ जाकर प्लस हो गया, तो w बार होगा और जाकर इसके साथ प्लस हो जाएगा, तो और ये हमारा सर्किट हो गया, सिंपल है। ठीक है, तो अब सर्किट तो आपको इजीली बनाने आ गए होंगे। नेक्स्ट है आपका कन्वर्टिंग इनटू एसओपी एंड पीओएस। तो एसओपी और पीओएस क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। तो ये हमें देखना है क्या होता है। मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट्स का सम, जैसे यहाँ पर एक दिया हुआ है प्रोडक्ट्स का सम है, एक्स वाई प्रोडक्ट प्लस वाई जेड प्रोडक्ट प्लस एक्स बार जेड प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट्स का सम हो रहा है, तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट कहलाता है। और यहाँ पर सम्स का प्रोडक्ट हो रहा है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ सम्स कहलाता है। यहाँ पर सम्स का प्रोडक्ट हो रहा है और यहाँ प्रोडक्ट्स का सम हो रहा है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम, इसका यूज़ पढ़ेंगे तो ज़्यादा डीप हो जाएगा। इसी सीधा हम कन्वर्जन पढ़ेंगे, ठीक है। और इनके यहाँ पर ये सिंबल इंपॉर्टेंट है, एसओपी का ये सिग्मा सिंबल होता है और पीओएस का पाई सिंबल होता है। तो कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड आते हैं। पहला है हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म और दूसरा हमारे पास के मैप। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कैनोनिकल फॉर्म आपका डायरेक्ट 1 नंबर का पूछा जाता है और के मैप सीधा 3 नंबर का आता ही आता है हमेशा। तो 4 नंबर का इसमें से स्ट्रेट आता है। तो कैनोनिकल फॉर्म बहुत ईजी है, 1 नंबर का ही आता है, और के मैप भी ईजी है, बस उसके अंदर माइनर मिस्टेक्स ईजिली हो जाती हैं, तो उसको केयरफुली करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो इसके बाद सीधा कैनोनिकल फॉर्म और कर्नल मैप के क्वेश्चन पे चलता हूँ, और वहाँ पे मैं आपको दोनों करके दिखाऊंगा, ईजिली आप समझ जाओगे कैसे करना है। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कैनोनिकल फॉर्म का। कैनोनिकल फॉर्म आता ही आता है, इस बार भी आएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसका इजी सा टॉपिक है, ठीक है, समझने में आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपका, राइट द सम ऑफ प्रोडक्ट। अब इसमें सम ऑफ प्रोडक्ट पूछा है, एसओपी, तो आपको यहीं पे देख लेना है। आपको एक फंक्शन दे देंगे ऐसे, पी क्यू आर, जनरली 3 ही देते हैं, और आपको इस एफ की वैल्यू निकालनी है एसओपी में, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट्स में।
यानी इन पी क्यू आर के सम ऑफ प्रोडक्ट्स में इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करते हैं, इसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे। पॉइंट क्या है, एसओपी के केस में हम 1 को वैल्यू मानकर चलेंगे और पीओएस के केस में हम 0 को वैल्यू मान के चलेंगे। वैल्यू मानना मतलब क्या है, जब एसओपी होगा आपको ये देखना है कि एफ की वैल्यू 1 कब कब है, ठीक है। एफ की वैल्यू 1 जब है आपको उस कंडीशन पर चेक करना है। तो यहाँ पर एफ की वैल्यू 1 है तो उस वक्त पी क्यू और आर की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। अब एसओपी में 1 वैल्यू लेते हैं ना, तो अगर 1 है तो हमारा नॉर्मल आएगा और अगर हमारा 0 है तो हमारा बार लिख लो, जैसे अगर मैं ऐसे लिख लेता हूँ, अगर 1 है तो हमारा x आएगा और 0 तो x बार आएगा, ठीक है। एसओपी है केस में है ये। अब कंफ्यूज हो गए होगे आप, क्या है मैं बता देता हूँ करना क्या है। सबसे पहले हमने देखा एसओपी है, एसओपी में हम 1 को देखते हैं, तो एफ की वैल्यू 1 कहाँ है, यहाँ पर है, एफ की वैल्यू 1 यहाँ है, तो इसमें जाओ पी क्यू आर 0 0 0 है, 0 में हम क्या लेते हैं डैश, तो क्या बनेगा पी डैश क्यू डैश आर डैश। सम ऑफ प्रोडक्ट्स है तो प्रोडक्ट कर लिया, अब ऐसे प्रोडक्ट के हम सम करते जाएंगे। अगला F1 कहाँ पर है, देखो यहाँ पर है अगला F1 और यहाँ पर P0 है, Q1 है और R1 है। P0 यानी P डैश, Q1 तो यानी नॉर्मल सिर्फ Q और R भी 1 है तो नॉर्मल सिर्फ R। फिर F की वैल्यू 1 कहाँ पर है, F की वैल्यू 1 यहाँ पर है। इस केस में P1 Q1 R0, P1 Q1 यानी P और Q नॉर्मल आएंगे, R0 है तो R डैश में आएगा, तो P और Q नॉर्मल आए और R हमारा आ गया डैश में। और फिर F की वैल्यू 1 कहाँ पर है, लास्ट में, जिस वक्त तीनों 1 है, तीनों 1 है तो मतलब तीनों नॉर्मल आएंगे, तो P Q R। अभी हमारे प्रोडक्ट्स आ गए, ये हमारे 4 प्रोडक्ट्स आ गए, इनका सम कर देना है हमें, जब जो सम ऑफ प्रोडक्ट्स बनेगा। तो ये हमारे कैनोनिकल फॉर्म को सॉल्व करना हो गया, ठीक है। सिंपल यही करना होता है, वैल्यू देखो उठाकर डाल दो, सिंपल, इसलिए 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अभी 1 2 और क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा प्रॉपर्ली कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसके अंदर आपको पीओएस कैनोनिकल फॉर्म लानी है। अब ये चीज़ आपको याद रखनी है, अगर पीओएस है तो हम 0 को वैल्यू लेकर चलेंगे, 0 वैल्यू है तो मतलब अगर 0 होगा तो नॉर्मल और 1 होगा तो बार, ठीक है। तो पीओएस के केस में अब यहाँ पर हमें देखना है कि एफ की वैल्यू 0 कहाँ पर है, तो एफ की वैल्यू 0 यहाँ पर है, इस पे जाओ P0 Q0 R1, P0 Q0 मतलब P और Q नॉर्मली आएंगे, R1 है तो यानी R डैश आएगा। और इस बार ये प्रोडक्ट ऑफ सम है, तो जो P Q R आएंगे सम आएंगे, तो P0 है तो नॉर्मल, Q भी 0 है तो नॉर्मल और R हमारा 0 नहीं 1 है तो वो डैश, और ऐसे सम में आएंगे क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ सम्स है, सम्स का प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट सम कैसे निकालेंगे, फिर देखो एफ की वैल्यू 0 कहाँ है, एफ की वैल्यू 0 इस बार यहाँ है, इसमें P0 Q1 R0, तो P और R0 में तो नॉर्मल आएंगे, Q1 है तो डैश में आएगा, तो P नॉर्मल Q डैश में और R नॉर्मल। नेक्स्ट एफ की वैल्यू 0 कहाँ है, नेक्स्ट एफ की वैल्यू 0 यहाँ पर है, इसमें P1 Q0 R1, P और R1 है तो डैश में आएंगे, Q0 है तो नॉर्मल आएगा, तो P डैश प्लस Q प्लस R डैश, ये हमारा तीसरा हो गया। लास्ट में एफ की वैल्यू 0 यहाँ पर है, एफ की वैल्यू 0 पे R0 Q1 P1, Q और P1 है तो डैश में आएंगे और R नॉर्मल आएगा, तो P और Q डैश में आएंगे और R नॉर्मल आएगा। तो हमारे सारे सम्स आ गए, इन सम्स को प्रोडक्ट में लाना है, तो इनको पहले ब्रैकेट में डालो और इनको प्रोडक्ट कर दो, डॉट लगा दो, कंप्लीट। 1 नंबर का क्वेश्चन है, 2 मिनट में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और पीओएस का। तो इस क्वेश्चन में आपको कैनोनिकल एसओपी और पीओएस दोनों निकालने हैं, एक्स वाई जी एफ दे रखा है। तो पहले सॉल्यूशन छुपाते हैं। एसओपी में क्या ध्यान रखना है हमें, एसओपी के अंदर वैल्यू 1 मान के चलेंगे, तो ये चेक करेंगे कि एफ की वैल्यू 1 कहाँ पर है, और वहाँ पर अगर जैसे एक्स वाई जी है यहाँ पर, तो एफ की वैल्यू 1 यहाँ है, एक्स 0 है, वाई 0 है और जेड 1 है, तो 0 पे डैश लेंगे, यानी ये बनेगा एक्स डैश वाई डैश और जेड। जो 1 होगा वो नॉर्मल आएगा, जो 0 होगा वो डैश होकर आ जाएगा। और ये एसओपी है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, तो जो ये वैल्यू आएंगी एक्स वाई जेड ये मल्टीप्लाई होंगी, प्रोडक्ट होंगी, फिर सम होंगी बाद में। लेकिन जब सेम हम पीओएस में कर रहे होंगे, पीओएस के वैल्यू में हम 0 को वैल्यू में लेकर चलते हैं, तो हम इसमें 0 ढूंढेंगे एफ की वैल्यू, तो एफ की वैल्यू 0 यहाँ है, जिस केस में एक्स वाई जी तीनों 0 है, और तीनों 0 है तो मतलब तीनों नॉर्मली आएंगे, लेकिन ये प्रोडक्ट ऑफ सम्स है, तो पहले हम इनके सम करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। फिर देखेंगे एफ की वैल्यू 0 यहाँ है, इस केस में वाई 1 है, एक्स और जेड 0 है, तो वाई 1 है तो वाई डैश में आएगा, एक्स और जेड 0 है तो नॉर्मल आएंगे, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ सम्स है, सम होगा एक्स प्लस वाई डैश प्लस जेड। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम। अब एक चीज़ और ध्यान रखने की है कि जो हमारा एसओपी होता है उन्हें हम मिन टर्म्स से निकालते हैं और इसे हम मैक्स टर्म्स से निकालते हैं। तो ये कभी कभी टर्मिनोलॉजी चेंज कर देते हैं, कैनोनिकल फॉर्म की जगह से बोल देंगे कि मिन टर्म्स निकालो, तो आपको सिर्फ ये टर्म निकाल के छोड़ देनी है। लेकिन जहाँ पे आपको बोल दिया कि इनसे एसओपी निकालो, तो इन सबको ऐड कर देंगे, सिंपल। कभी आपको बोलेंगे मैक्स टर्म निकालो, तो खाली सिर्फ ये टर्म निकाल के छोड़ देनी है। लेकिन अगर पीओएस निकालना होगा तो इन सारी टर्म्स को हम
मल्टीप्लाई कर देंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है एसओपी का। एसओपी आपको बस ये पार्ट आपको याद रखना है और क्वेश्चन कैसे करना है वो याद रखना है, बाकी आपका याद सारा हो जाएगा। अभी एसओपी है तो एसओपी के केस में हमारी वैल्यू 1 रहती है, तो 1 चेक करना है एफ की वैल्यू कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो पहले केस में ए बी सी तीनों 0, और जब तीनों 0 होते हैं तो हम डैश मान के चलते हैं, तो ये बनेगा ए डैश बी डैश सी डैश, और ये एसओपी है तो ये मल्टीप्लाई होंगे ए डैश बी डैश सी डैश, तो ए डैश बी डैश सी डैश। अब जो भी आएंगे उससे आगे प्लस होंगे, तो वो 3 आप निकाल लो। कैसे निकालोगे, एफ की वैल्यू देखना 1 कहाँ पर हो रही है, यहाँ पर हो रही है, फिर उसकी वैल्यू निकालना। तो ये आपका होमवर्क है। होमवर्क भी क्या है, 1 नंबर का है। अभी वीडियो पॉज करके 2 मिनट में ही कर लोगे इसको। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, कर्नौ मैप, के मैप। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और आपका पेपर में आता है 3 नंबर का सीधा सीधा। कर्नौ मैप या के मैप क्या होता है ये, तो हम ये जो एसओपी और पीओएस निकाला है, इसको निकालने का पहला मेथड था हमारा कैनोनिकल फॉर्म। लेकिन कैनोनिकल फॉर्म के लिए एक चीज़ क्या थी, हमें वो ट्रुथ टेबल चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास वो ट्रुथ टेबल ना हो, हमारे पास जस्ट वैल्यूज़ हो, उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम के मैप की हेल्प से एसओपी और पीओएस निकाल सकते हैं। अब वो कैसे निकालेंगे, मेन चीज़ आपको बस ये याद रखनी है कि एसओपी के केस में 1 वैल्यू मान के चलते हैं, पीओएस के केस में 0 वैल्यू मान के चलते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूँ। अभी हमें याद हो चुका है कि एसओपी 1 और पीओएस 0। इसमें कन्फ्यूज मत होना, याद कर लेना सोप 1 पोस्ट 0, ठीक है, सोप 1 और पोस्ट 0 या पोसो सोप 1, पोसो याद कर सकते हो, ठीक है, जो भी है, बस कंफ्यूज नहीं होना है। अब के मैप क्या होता है, के मैप हम एक मैप बनाएंगे, ठीक है। कैसा मैप, भारत का नक्शा, कनाडा का नक्शा नहीं, एक अपना मैप होगा 4x4 का। तो इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन से बताता हूँ आपको। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, रिड्यूस द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप। इसमें एफ दे रखा है, पी क्यू आर एस, इसमें 4 फैक्टर है इसके, और ये सिग्मा, सिग्मा किसका सिंबल था मैंने बताया था आपको पीछे, एसओपी का। तो ये क्वेश्चन हमारा एसओपी का हो गया, इतना तो हमें पता चल गया। उसके बाद क्या करना है, इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं, सिग्मा के अंदर 0 1 2 4 5, ये क्या वैल्यूज़ है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले आपको के मैप बनाना है। के मैप कैसे बनेगा, अगर यहाँ पर 4 है पी क्यू आर एस, तो 4x4 का एक स्क्वायर बनाओ। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें इसके अंदर नंबरिंग करनी है, और नंबरिंग का इसके अंदर पैटर्न ये देखो क्या होता है, 0 इधर आएगा, 1 इधर, अब 2 3 ऐसे ना आकर उल्टे आएंगे, 2 इधर 3 इधर, सिमिलरली 4 5 तो 6 7, अब 8 9 इधर से आएगा, 8 9 तो 10 11 12 13 तो 14 15, ये वैल्यूज़ दे दी। पहला स्टेप क्या था, 4x4 का स्क्वायर बनाया। दूसरा स्टेप क्या था, ये वैल्यूज़ दे देनी है हमें। ये तो आपका हर क्वेश्चन में सेम रहेगा। इसको मैं 7 कर देता हूँ, ठीक है। इसका अगला स्टेप क्या है, अगले स्टेप में हमें यहाँ पर अपने वेरिएबल्स लिखने, एक लाइन खींचनी है और यहाँ पर हमें वेरिएबल्स लिखने। तो पी क्यू आर एस है, तो पी क्यू यहाँ लेफ्ट साइड में आएंगे, और आर एस यहाँ पे है तो आर एस ऊपर यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया थर्ड स्टेप, हमने वेरिएबल लिख लिए। फोर्थ स्टेप क्या है, हमें यहाँ पर वैल्यूज़ लिखनी है। वैल्यूज़ क्या होंगी इनकी, 0 0, फिर 0 1, फिर 1 1 और फिर 1 0। तो हमें ऐसे वैल्यू लिखनी है, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी कि पहले 0 0 आएगा, फिर 0 1 आएगा, फिर 1 आएगा, 1 1 आएगा, फिर 1 0 आएगा। अगर ये वैल्यू आपने हल्की सी भी गलत कर दी तो आपका मेन आंसर पूरा गलत हो जाएगा। सेम वैल्यूज आपको यहाँ रखनी है, 0 1 1 1 1 0, ठीक है, ये वैल्यू रख दी। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब इन आर एस को इन चारों के ऊपर लाना है और इन पी क्यू को इन चारों के ऊपर लाना है। इन चारों के ऊपर लाने का मतलब क्या है, अब ये एस ओ पी है, एस ओ पी में हम किसको वैल्यू मान के चलते हैं, 1 को। तो अगर 0 आएगा तो मतलब डैश, 1 आएगा तो मतलब नॉर्मल। तो यहाँ दोनों 0 है तो यहाँ पे आर डैश है, एस डैश। यहाँ पर पहला 0 है तो आर डैश होगा लेकिन एस नॉर्मल, यहाँ पर दोनों नॉर्मल आएंगे, और यहाँ पर आर नॉर्मल और एस डैश। सिमिलरली इधर दोनों 0 है तो दोनों डैश, तो पी डैश क्यू डैश। इधर फर्स्ट 0 है तो पी डैश क्यू नॉर्मल, इसमें दोनों नॉर्मल, और इस केस में पी नॉर्मल क्यू पे डैश, क्योंकि 0 के केस में हम डैश मान के चलते हैं और 1 के केस में हम नॉर्मल मान के चलते हैं। तो हमारा मैप रेडी हो चुका है, ठीक है। इन 5-6 स्टेप में हमारा मैप रेडी हो चुका है। उसके बाद हमें क्वेश्चन पे आना है। तो 0 1 2 3 4 0 1 2 4 5 6 8 12, तो अब जहाँ जहाँ पर ये लिखा है, जहाँ जो ये वैल्यू दे रखी है, वहाँ पर जाकर हमें 1 बना देना है। तो 0 1 2 पर हमें 1 डालना है, तो 0 1 और 2 पर 1 बना दिया। फिर 4 5 6 पर, तो 4 5 6 पर, और 8 12 पर, तो 8 और 12 पर। ये हमारा हो गया मैपिंग का स्टेप, ठीक है। जितनी वैल्यूज थी हमने सारी इसके अंदर मैप कर दी। अब हमें कुछ पेयर्स बनाने पड़ेंगे, और पेयर हम कोशिश करेंगे कि बड़े से बड़ा पेयर बने। तो बड़े से बड़ा पेयर, इसके अंदर 3 टाइप के पेयर बनते हैं। पहला होता है हमारा क्वाड, फिर होता है डुओ, और फिर होता है हमारा
सिंगल वैल्यू। क्वाड मतलब कि कोई 4 वैल्यू का पेयर इकट्ठा बन रहा है, जैसे यहाँ पर एक इस वैल्यू का पेयर इकट्ठा बन रहा है इन 4 वैल्यूज़ का, तो ये क्वाड हो गया। एक क्वाड का दिख रहा है मेरे को यहाँ नीचे दिख रहा है, एक क्वाड का मेरे को यहाँ नीचे दिख गया, ये 2 क्वाड हो गए। एक तीसरा डुओ दिख रहा होगा यहाँ पर, इन 2 का डुओ, लेकिन हम इसको डुओ नहीं मानेंगे। मैंने क्या बोला, बड़े से बड़ा लेने की कोशिश करनी है। इसका क्वाड मान सकते हैं, हम मान सकते हैं। क्या ट्रिक है, ये इधर जाएगा और इधर से बाहर आ जाएगा। ये उसके की तरह है जो एक बार नोकिया में इसमें गेम आती थी ना, सांप इधर से जाता था इधर से बाहर आता था, तो सिमिलरली मैप इधर से जाके इधर से बाहर आ जाएगा और इन 2 वन के साथ अपना पेयर बना लेगा। तो ये जो है वो इधर आके कंप्लीट हो रहा है क्वाड। एक बड़े से बड़ा बनाना है ना, कुछ भी करेंगे बड़े से बड़ा बनाने के लिए, ठीक है। अगर बड़ा नहीं बन रहा तो एंड में आके हमें डुओ पे आना ही पड़ेगा, लेकिन अगर बड़ा बन रहा है तो उसको बनाना ही है। तो अब यहाँ पे हमारे 3 क्वाड बन गए हैं। एक क्वाड ये वाला 0 1 4 5, दूसरा क्वाड है 0 4 12 8 और तीसरा क्वाड 2 6 0 4। तो मैं इन तीनों क्वाड के नाम लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो मेरे 3 क्वाड बने हैं। पहला क्वाड है 0 1 4 5, दूसरा क्वाड है 0 4 12 8 और तीसरा क्वाड है 2 6 0 4 2 6 0 4। तो हमारे तीनों क्वाड हो गए। अब इन क्वाड का करना क्या है, अब थोड़ा सा ट्रिक स्टेप आता है। यहाँ से हमारी वैल्यू निकल के आ जाएंगी। मेरे को क्या करना है, अब मैं इस क्वाड को देखता हूँ ज़रा ध्यान से, ठीक है। इस क्वाड में मेरे को यहाँ देखना है कौन सी वैल्यू सेम है। यहाँ पर आर डैश सेम है ना, तो मेरे को यहाँ लिख लेना है आर डैश। मेरे को इन दोनों में देखना है कौन सी वैल्यू सेम है। पी डैश सेम है ना, तो मेरे को यहाँ लिख लेना है पी डैश। बस पहले स्टेप में ये करना है। फिर इस वाले क्वाड को देखो 0 4 12 8, इसके अंदर इधर देखो पी डैश यहाँ चेंज हो जाएगा। ये अगर चारों माने तो पी भी चेंज हो रहा है, क्यू भी चेंज हो रहा है, तो ये सारे कट जाएंगे आपस में, सिर्फ ये दोनों बचेंगे आर डैश एस डैश। ये स्टेप कैसे करना है काटने वाला, ये क्वेश्चन करते करते समझ आएगा, अभी आपको समझ नहीं आएगा इसलिए। इसमें देखो आर एस डैश और आर डैश एस डैश, तो कौन सेम रहा, एस डैश सेम रहा, तो एस डैश लिख लिया। और इन दोनों में कौन सेम रहा, क्योंकि ये क्वाड इधर का है, ये वाला क्वाड है ना, तो 2 तो ये हो गए और 2 ये वाले होंगे। इन दोनों में कौन सेम रहा, पी डैश, तो इधर पी डैश आ गया। तो प्रोडक्ट्स आ गए, इनका सम कर देंगे, तो हमारा एस ओ पी क्या निकल के आ जाएगा, आर डैश पी डैश प्लस आर डैश एस डैश प्लस एस डैश पी डैश। तो ये हमारा एस ओ पी निकल के आ गया। तो ये वो क्वेश्चन है जिस टाइप का क्वेश्चन आपका पेपर में आने वाला है। तो इसमें 3 पार्ट होंगे, ठीक है। पहला होगा इसकी ट्रुथ टेबल वेरीफाई करनी है। तो लेफ्ट वाले की ट्रुथ टेबल बना सकते हो, स्टार्टिंग में बनाई थी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड। इसकी ट्रुथ टेबल बना सकते हो, स्टार्टिंग में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बनाई थी। दोनों अगर इक्वल आ जाती हैं, जो रिजल्ट 10 के इक्वल आते हैं, तो ये वेरीफाई हो गई। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, आपको इस लॉजिक सर्किट का बुलियन एक्सप्रेशन निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखो ज़रा, पी जा रहा है और क्यू डैश जा रहा है, क्यू यहाँ पर नोट हो गया ना, तो पी और क्यू डैश कहाँ जा रहे हैं, एंड के अंदर। तो क्या बन गया, पी डॉट क्यू डैश, एंड के अंदर गए, तो यहाँ पर आ गया हमारा पी डॉट क्यू डैश। इस वाले एंड में क्या गया है, पी गया है और आर डैश गया है, तो इधर क्या आएगा, पी डॉट आर डैश, तो पी डॉट आर डैश, तो इधर आया पी डॉट क्यू डैश, इधर आया पी डॉट आर डैश, और ये दोनों गए और में, तो ये दोनों और में भेज दिए। क्या था इसमें, 1 नंबर का क्वेश्चन है आपका। नीचे ये आपका क्वेश्चन एसओपी, आपका कैनोनिकल फॉर्म एसओपी है। एसओपी में क्या आती है वैल्यू 1, तो 1 1 जहाँ पर है वहाँ पर जाएंगे। इधर 1 है तो यू वी डब्ल्यू, तीनों 0 है, तो यू डैश वी डैश डब्ल्यू डैश। इधर 1 है तो यू डैश 1 के लिए नॉर्मल वी डब्ल्यू, इधर 1 है तो इधर यू वी डब्ल्यू डैश और इधर यू वी डब्ल्यू। अगर पी ओ एस होता तो पोसो, पी ओ एस पे 0, तो हम 0 पे जाके चेक करते सेम चीज़ें। और के मैप के तो अभी 3 क्वेश्चन कर ही लिए, प्रैक्टिस करके जाना। बूलियन बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा टफ और सीखने वाला नहीं है। लेकिन इसमें इन जो पार्ट 2 है आपकी बुक, पार्ट 2 में कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। अब जैसे पॉइंटर और फाइल हैंडलिंग किस लेवल के थे, ये किस लेवल का है, लेकिन दिक्कत क्या है, वो एक बार समझ आते हैं तो उसको एक बार रिवाइज करने की जरूरत रहती है। इसके अंदर माइनर मिस्टेक होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो यहाँ तक हमारा बूलियन अलजेब्रा खत्म होता है। अब लास्ट चैप्टर बचा है हमारा कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग वाला, सारा रटने वाला चैप्टर है, तो उसको भी जल्दी जल्दी कर लेंगे। उसको मैं आपसे नोट से ही खत्म करा दूंगा, काफ़ी कम टाइम में हो जाएगा वो। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ईट वेल, स्लीप वेल एंड स्टडी वेल।